हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एकेडमिक पर्पस गॉस थ्योरम, गॉस लॉ को देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक भी एग्जाम पेपर ऐसा नहीं जाता एकेडमिक का जिसमें गॉस थ्योरम ना आती हो। गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, समझे कि गॉस थ्योरम काम कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे CF गॉस जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने गॉस थ्योरम को बताया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस जो है वो फ्लक्स को चार्ज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वो चार्ज से रिलेट किया उन्होंने कि ये क्या चीज यहाँ पर हमको समझाएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि ये गॉस लॉ है तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो स्टेट दिया वो क्या दिया, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान रखना, ये जो क्लोज्ड सरफेस है वो केवल 3D में ही पॉसिबल है, कभी 2D में क्लोज सरफेस पॉसिबल नहीं है। इस 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, जो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा, फ्लक्स जो है वो क्या होगा, क्यू नेट का क्या होगा, ε0 टाइम्स। ये जो है वो गॉस थ्योरम है, इसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, फ्लक्स होता है E.dA, ये ध्यान रखना। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि Q0/ε0, यानी ये जो फॉर्मूला था जिसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला बोलते थे, यहाँ पर हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ने क्या किया, कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर दिया, और अकॉर्डिंग टू गॉस जो निकल कर आ गया वो Q5 जो निकल कर आ गया वो Q0/ε0 निकल कर आ गया। जरा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्चुअल में लॉ का कोई प्रूव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कई सारी बुक्स में इसको प्रूव करके बोलता है, लेकिन एक्चुअली प्रूव नहीं है। हम लोग उसको जस्ट समझने के लिए समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं दो चीजें समझा रहा हूँ कि गॉस लॉ को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, गॉस लॉ कैसे यूज होता है। ये रखा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है कि जिस सरफेस के अराउंड हमको फ्लक्स निकालना है उसके लिए आप क्या करें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है, पहले ये समझते हैं जरा। मान लीजिए ये सेंटर पे रखा है, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो एक स्फीयर मान लिया, पहली बात, और इस स्फीयर को ही हम लोग बोल रहे हैं बेटा गॉसियन सरफेस। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशन है, ये 3D होना चाहिए, ठीक है, ये क्लोज्ड होना चाहिए, इन सबसे भी जरूरत बात, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और एक और कंडीशन है, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, हर पॉइंट पर सेम रहेगी। जब भी जहां भी आप लैट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जो थीटा होता है वो हर पॉइंट पर आपको ये भी सेम लैट करना पड़ता है। ये गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ चीजों को समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई एक छोटा सा एरिया ले लिया बेटा, जिस एरिया से निकलने वाला आपको फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ही हमारी रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो देखो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो स्फीयर होता है उसके लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करूंगा तो देखो पॉजिटिव चार्ज है और अवे फ्रॉम चार्ज होगी, सेम डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर एक और चीज समझोगे तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है बेटा, 1/4πε0 Q/r²। ये इस पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूं वो फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, E/A, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, रेगुलर शेप है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो E की वैल्यू कितनी है, आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एरिया बहुत छोटा है, इसको आपने DA लेट कर लिया। तो जब आप इस एरिया को DA लेट करोगे तो फ्लक्स कितना सा निकलेगा, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। और आपको क्या करना है, छोटा सा फ्लक्स कितना निकलेगा, E/DA निकल कर आ जाएगा। आपसे छोटा सा फ्लक्स है, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना निकलेगा, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे d5 कर दोगे, ठीक है। ये निकल कर आएगा 5, तो ये हो जाएगा बेटा E/DA।
तो देखो फाई कितना निकल कर आएगा, ई बाहर, बिकॉज ई कांस्टेंट है। मैंने अभी बोला ना हर पॉइंट पर कैसा होगा, सेम, सेम मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका डी। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना बेटा, ई कितना दे रखा है 1/4πε0, ये दे रखा है Q/r², ये फाई है। अब ये जो है वो क्या है, एरिया काहे का, गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस यहाँ पर कैसा है बेटा, स्फीयर है, और स्फीयर का जो स्फीयर सरफेस होता है वो होता है 4πr²। तो देखेंगे आप 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या रह गया बेटा, फ्लक्स जो है ऊपर रह गया Q और नीचे रह गया ε0, तो ये निकल कर आ गया Q/ε0। हम लोग बोल रहे हैं यही तो हमारा गॉस लॉ है, तो ये ध्यान रखना, इससे हमको ये समझ आ जाता है कि हमारे गॉस लॉ के प्रूफ जैसा काम करता है। लेकिन लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता, लेकिन हमको लग रहा है कि ये गॉस लॉ जैसा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं जो गॉस लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ आपको समझ आ गया होगा कि क्या है गॉस लॉ, कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना बेटा। इन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो इस पॉइंट में आपको सबसे पहली बात जो समझ आएगी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, ये होता है Q/ε0। ये ध्यान रखना, ये जो Q है वो क्लोज्ड वाला होना चाहिए और वो भी नेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये जो Q दे रखा है वो भी नेट होना चाहिए और टोटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस फॉर्मूले को देखो, इसको मैं ये बोल सकता हूं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर बोले तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अभी पिछले केस में जो सीखा, मानो यहां पर कोई मेरे को पॉजिटिव Q चार्ज दिया, ठीक है, इसके अराउंड मैंने एक R रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है बेटा, फाई = Q/ε0। अगर मान लीजिए इस सरफेस की रेडियस को मैंने और इंक्रीज कर दिया तो इससे कितना निकलेगा, आप खुद देखिए, इस फॉर्मूले में गॉस लॉ में कोई भी डिस्टेंस का डिस्कशन नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना, ये जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आर से। आर बोले तो इसके डिस्टेंस से, आप इसको चाहे छोटा कर दीजिए चाहे बड़ा कर दीजिए, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो Q है, सॉरी जो फाई है, फ्लक्स है, वो Q/ε0 निकलेगा। रेडियस के ज्यादा करने से कम करने से फ्लक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान से सभी लोग समझ लें इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पर इसमें कोई भी डायमेंशंस यूज नहीं हो रही, फाई = Q/ε0, इसमें कोई डायमेंशन भी यूज नहीं है। तो हम इस लाइन को सीधे सीधे मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड शेप, यानी कि शेप का भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक आपका सिलेंडर ले लिया, चार्ज मेरा यहाँ रखा है बेटा, तो उससे भी कितना फ्लक्स निकलेगा, इतना ही फ्लक्स निकलेगा। इस सिलेंडर को आप ऐसे रखो, चाहे आप इसको इस तरीके से रख दो, चाहे आप इसको इस तरीके से रख दो, चार्ज अगर अंदर Q है तो फ्लक्स आपका यही निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि शेप कोई भी हो, साइज कोई भी हो, ओरिएंटेशन किसी भी तरीके का हो, आपका जो फ्लक्स है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए स्फीयर ना होकर ये मेरे पास क्यूबॉइड होता, तो देखो क्यूबॉइड के केस में या क्यूब के केस में क्या करते हम लोग, यहाँ अगर चार्ज Q रखा है तो निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू भी यही होती, क्योंकि यहाँ पर जो है वो साइज और शेप का फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से कई बार एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है, इसको मैंने S1 बोला, और एक दूसरा स्फीयर दे रखा है, बोथ स्फीयर शुड बी कंसेंट्रिक। पहले वाले स्फीयर के चार्ज पर, पहले वाले स्फीयर के सेंटर पर चार्ज Q रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है 2Q, तो बताओ दोनों से निकलने वाले फ्लक्स का जो है वो रेशियो क्या होगा। तो देखो काउंट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, फर्स्ट से निकलने वाला फ्लक्स φ1 वो कितना होगा, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया, देखो फर्स्ट यहाँ तक है, तो ये आउटसाइड है फर्स्ट के, इनसाइड नहीं है, तो ये निकल कर आएगा Q/ε0। जब आप φ2 फाइंड करोगे यानी इससे निकलने वाला, तो देखो दोनों चार्ज इसके इनसाइड है, तो ये हो जाएगा 2Q + Q/ε0, तो ये हो जाएगा 3Q/ε0। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Q/ε0, ये हो जाएगा 3Q/ε0, तो सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:3। यानी ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है, तो उसके बिहाफ पर हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, इसी तरीके का एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो हमको क्या बताएगा वो समझना। मैंने बोला सेकेंड पॉइंट में, इफ Q0 देन φ0, यानी कि Q0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है,
अब देखो जरा, ये कोई सरफेस है, इसके अंदर अगर मैं कोई डाइपोल रख दूं बेटा, तो डाइपोल तो आप सबको पता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ क्यू नेट कितना निकल कर आ गया, क्यू नेट 0 निकल कर आया बाई यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करोगे तो फाई क्या होता है बेटा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना निकल कर आ गया, 0। तो ध्यान रखना, जब भी हमारा नेट फ्लक्स जो है वो 0 होगा, तो हमारा जो, जब हमारा नेट चार्ज 0 होगा तो हमारा जो फ्लक्स है नेट वो भी कैसा हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। ठीक है, अब आगे का कंसेप्ट तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड कंसेप्ट फॉर आउटसाइड चार्ज। हम लोग बात करते हैं फॉर आउटसाइड चार्ज की। तो देखो आउटसाइड चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है ना वो भी 0 होता है। कैसे 0 होता है, ऐसे कैसे बोल दिया, उस चीज को भी हम लोग जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, मान लीजिए चार्ज रखा यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक सरफेस मैंने यहाँ बना दिया। तो देखिए सर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब एक ही लाइन के लिए बात करूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बात करूं, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस जगह पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो डीए ऐसे निकल कर आएगा, इसका एरिया वेक्टर डीए आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है। तो देखो ध्यान से समझो, इसका जो फ्लक्स निकला इस पॉइंट का, मैंने इसको φ1 बोला, ये निकल कर आएगा ई डीए कॉस 0, क्योंकि दोनों की थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 180। तो ये φ1 निकल कर आ गया ई डीए। ठीक है, लेकिन जब 5 सेकेंड फाइंड करोगे तो देखो 5 सेकेंड निकल कर आएगा ई डीए कॉस 180, और कॉस 180 का मतलब नेगेटिव, तो ई डीए हो जाएगा, ये 5 सेकेंड हो जाएगा। तब नेट फ्लक्स फाइंड करोगे, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स आपका 0 निकल कर आता है। यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं बेटा, जो फ्लक्स आउटवर्ड होता है, जो फ्लक्स आपका किधर हो, आउटवर्ड हो, वो हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। यानी किसी बॉडी से बाहर जाने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो भी फ्लक्स आपका इनवर्ड होगा वो ध्यान रखना वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किसी भी बाहर रखी हुई बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 क्यों होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अप्रोच करना है, एक कोई भी शेप दे रखी है, क्योंकि इस जगह पर शेप और साइज का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव Q1 चार्ज दिया, यहाँ मेरे को नेगेटिव Q2 चार्ज दिया, एक पॉजिटिव Q4 चार्ज बाहर दिया, और एक चार्ज रखा है बेटा बाउंड्री पर जिसको पॉजिटिव Q3 बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाई निकालेंगे, तो हम लोगों को लिखना होता है Q नेट इक्वल्स टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो कौन सा है वो क्लोज्ड चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, क्लोज्ड चार्ज। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग Q नेट जब फाइंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा Q1 माइनस Q2। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कभी भी काउंट नहीं होंगे। ये तो आपको साफ साफ बाहर दिख रहा है, ये क्यों काउंट नहीं होगा। जरा क्रिकेट का एक एग्जांपल लगाते हैं। आपने देखा जब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब बाउंड्री पर बाहर बॉल जाती है सीधे तो 6 होता है। जब बॉल डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पर जाकर गिरती है तो उसको किस में काउंट करते हैं, तब भी 6 में काउंट करते हैं ना। यानी बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर ही काउंट होती है। बाउंड्री के अगर इनसाइड अगर बॉल रह जाती है, थोड़ी से भी इनसाइड अगर यहाँ रह जाती है फिर जाती है, तो उसको हम 4 बोलते हैं, 6 नहीं बोलते। तो ऐसी बाउंड्री पर आई चीज भी आउटसाइड काउंट होगी। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, ये निकल कर आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक पॉइंट और समझना, ये फ्लक्स होता है E डॉट डीए के बराबर। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, उनको जरा समझेंगे। देखो बेटा, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये फ्लक्स है और इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है वो ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्ज होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी जो अंदर चार्ज है केवल उनकी वजह से होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना, फ्लक्स कभी आउटसाइड और बाउंड्री वाले चार्ज की वजह से नहीं होता, इनसाइड वाले चार्ज की वजह से होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑल चार्ज। ठीक है, चाहे वो आउटसाइड है चाहे वो इनसाइड है, वो चार्ज सभी की वजह से होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि 1 कूलाम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हम लोग क्या देख सकते हैं,
1 कूलाम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन, चार्ज 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है, तो आपको फाई बताना है कितना होगा। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करोगे तो आप वैल्यू लगाओगे, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 सबको पता है। आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 1.13 इंटू 10 टू दी पावर 11 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको 1 कूलाम चार्ज में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कोई फ्लक्स दे रखा है, सॉरी मेरे को कोई क्यूब दे रखा है और इस क्यूब के अंदर मैंने क्यू चार्ज रखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सरफेस से जिसको मैंने शेडेड किया है कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टोटल फ्लक्स निकालेंगे फाई, तो फाई निकल कर आएगा बेटा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स 6 साइड में डिवाइड होगा। आपको फ्लक्स में फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक इधर होगा एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, एक उधर एक इधर होगा। तो कितना हो जाएगा सर, इस शेडेड वाले से यानी कि ईच फेस से जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उस पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात ध्यान देना, ये पॉइंट्स निकल कर आ गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कोई स्फीयर दिया इस तरीके से, इस स्फीयर के सेंटर पर जो चार्ज रखा वो क्यू रखा। अब मेरे को बताना है इससे फाई कितना निकलेगा। तो देखो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर तो कोई सरफेस है ही नहीं, चार्ज तो ऊपर भी जाएगा। तो हम लोग इसको जस्ट इमेजिन करेंगे, ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। तो पूरे से कितना निकलेगा, यानी स्फीयर की बात करूंगा तो कितना निकलेगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर हमको किससे चाहिए, हेमिस्फीयर से चाहिए, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात हम लोग सब ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और ट्राई करके कमेंट करके वीडियो में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए बेटा, एक हमको स्फीयर दिया इस तरीके से, सॉरी एक हमको क्यूब दिया इस तरीके से, और क्यूब के इस पॉइंट पर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया पॉजिटिव। आपको ये बताना है इस शेडेड साइड से कितना फ्लक्स जाएगा, पहला क्वेश्चन एक चीज बतानी है। और दूसरा इस पूरे फ्लक्स से, इस पूरे क्यूब से जो कितना फ्लक्स आपका जाएगा, आपको ये बात बतानी है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।